का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 टू 35। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या की गई है। यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व में विकास के लिए मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट इज समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। सेकंड इज स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। थर्ड इज शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 25 टू 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29-30 संस्कृत और शिक्षा से संबद्ध अधिकार, आर्टिकल 32 टू 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे सब कानून जो संविधान के शुरू होने से ठीक पहले भारत में लागू थे, उनके वे अंश लागू रह जाएंगे जो संविधान के अनुकूल हों, अर्थात उससे मेल खाते हों। यह भी कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात होता है। राज्य शब्द से तात्पर्य है संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों। अब हम ऊपर दिए गए 6 मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का बारी बारी से संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार शब्द राज्य का अर्थ संघ है एवं राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिकाएं सभी स्थानीय या अन्य अधिकारियों को भारत में के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में दर्शाता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो कि गिव्स एन एक्सटेंडेड सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस, जो एक उसकी जो सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस है स्टेट की, टर्म स्टेट की, उसको और एक्सटेंड कर देता है और बढ़ा देता है। फॉर पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट। सेकेंड इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड इज लोकल अथॉरिटीज़। फोर्थ इज अदर अथॉरिटीज़, टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट इज कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आगे देखते हैं, वेदर स्टेट इंक्लूड्स जुडिशरी, क्या स्टेट जुडिशरी इंक्लूड करता है? तो इसका क्लियर कट हमने आंसर दिया है। आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पेसिफिकली डिफाइन जुडिशरी। आर्टिकल 12 जुडिशरी को डिफाइन नहीं करता स्पेसिफिकली। आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल फंक्शंस जो कोर्ट्स के हैं उनके डिफरेंस में मौजूद है। When courts perform their non-judicial functions, जब कोर्ट्स नॉन जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। जब कोर्ट्स जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो स्टेट के स्कोप में नहीं आते। So it can be noted that judicial decision of court cannot be challenged. तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस जो हैं वो चैलेंज नहीं करे जा सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। बट अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न है या कोई रूल है जो जुडिशरी ने बनाया है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है एज बीइंग वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि वो फंडामेंटल राइट को अगर हार्म करते हैं तो उनको चैलेंज करा जा सकता है। आर्टिकल 13 जस्टिसिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ अबाउट लॉज विच आर कंसिस्टेंट विद पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 13 लॉ के बारे में है। वो लॉज जो
कंसिस्टेंट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट से, यानी कि कंसिस्टेंट होना यानी कि सिमिलर होना, एज़ पर लॉ लीगल होना। आर्टिकल 13 हमें जुडिशरी रिव्यू भी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है अगर कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है वो इनकंसिस्टेंट है विद पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है, यानी कि वो ऐसा लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट ने अनइन्फोर्सेबल डिक्लेयर कर दिया है या इलीगल डिक्लेयर करा है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो उस लॉ को ऐसे सर्च लॉज कैन बी स्ट्रक डाउन बाय जुडिशरी। स्ट्रक डाउन यानी कि उनको क्वैश कर देना, ख़त्म कर देना, वो दोबारा कभी कहीं भी इन्फोर्स नहीं हो सकती क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 14 to 18 जो राइट टू इक्वालिटी से डील करता है, यानी समानता का अधिकार। इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना गया है, लेकिन राज्य के स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 जो कहता है कानून के समक्ष समानता, यह ब्रिटिश विधि से लिया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाया जाए कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान रूप में लागू करेगा। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अनुच्छेद 17 हमें बताता है अस्पृश्यता का निषेध। आर्टिकल 18 हमें बताता है उपाधियों का निषेध। इसकी एक एक्सेप्शन भी है राइट टू इक्वालिटी की, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अलाउ करी है, कि जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है स्टेट का, इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। उन्हें किसी भी कोर्ट को इसके लिए जवाबदेही नहीं होना पड़ेगा। आगे है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक ये आर्टिकल्स हैं। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव व्यक्त करने स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जाएगा। राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करे, यानी कंट्रोल करे, यदि वह यह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। आर्टिकल 19 में हमें 6 राइट्स मिलते हैं, 6 राइट्स मिलते हैं फ्रीडम के लिए। इसमें आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 संविधान के अनुसार मनुष्यों का बेगार, क्रय विक्रय तथा किसी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया है। यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार।
संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भाग में रहता है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी भी इंसान की शिक्षण संस्थान में नाम लिखाने से रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल्स 31 A, B and C एंड इट्स वैलिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में के चलते फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का डिमाइज कर दिया गया। वेरियस अमेंडमेंट्स वर मेड एंड फाइनली इट वॉज रिपेल्ड। कई सारी अमेंडमेंट्स करी गई और फाइनली इसको रिपेल कर दिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 32 to 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो सबसे पहले आर्टिकल 32 के बारे में डिटेल में समझेंगे अच्छे से। आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का उद्देश्य एक तो ये है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके और दूसरा ये है कि हर अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हो। और आर्टिकल 32 इंश्योर करता है, ये चीज़ को यकीनन बनाता है कि फंडामेंटल राइट सिर्फ पेपर बेस्ड ना हो, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को एक फंडामेंटल राइट बनाया जा सके आर्टिकल 32 के चलते। क्लियरली स्पीकिंग, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट राइट ग्रांटेड टू सिटीजन्स एज इट प्रोवाइड सिटीजन्स। फर्स्ट चीज़ ये क्या प्रोवाइड करता है? टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ़ एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर उनका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेकेंड इज़ इट ऑल्सो एम्पावर्स जुडिशरी। जुडिशरी को एम्पावर करता है कि वो इन राइट्स को इन्फोर्स कर सके रिट्स इशू करके। रिट्स जो हम पहले वाली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, वही रिट्स की बात हो रही है। तो जुडिशरी इन राइट्स को रिट के थ्रू रिट्स इशू करती है, तो वो राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। It has also been decided that unless expressly provided by Constitution, this right can only be suspended as and when Supreme Court decides. Supreme Court decide करता है कि इसको कब सस्पेंड करा जाना चाहिए फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि unless a national emergency is declared, जब तक कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो जाती तब तक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि वो इस राइट को सस्पेंड कर सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इस आर्टिकल 32 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कंसीडर किया है, जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन एक नलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के यानी लीगली वॉइड होगा। एज पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब आगे समझ लेते हैं आर्टिकल 32 एंड 139 कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 139 जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, लिमिट है, उसको एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन को, रिट्स हमने पढ़ी है। अल्टीमेटली आर्टिकल 139 जो है 32 आर्टिकल का स्कोप जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है। आर्टिकल 32 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अलो करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन हो तो वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। बट आर्टिकल 139 जो है उसमें पार्लियामेंट एडिशनल पावर दे देती है सुप्रीम कोर्ट को। अगर आर्टिकल 139 में पार्लियामेंट अगर पावर दे, अलो करे सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के लिए रिट्स इशू नहीं करेगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स अगर वो उनकी वायलेशन होती है तो उनके लिए भी वो रिट्स इशू कर सकता है। बट सिर्फ
अगर आर्टिकल 139 में पार्लियामेंट उसको ये पावर दे रही है। आगे एग्जांपल गिवन है कि अगर जैसे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है 139 आर्टिकल में, बट अगर पार्लियामेंट अलो करे सुप्रीम कोर्ट को तो वो रिट्स इशू कर सकता है राइट टू प्रॉपर्टी के वायलेशन के लिए भी। आगे डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड 226। बट इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 226 और 32 ये कैसे कनेक्टेड है और इसमें क्या है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जुडिशरी के पास पावर आ जाती है, इसमें पावर आ जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे और डिक्लेयर करे कोई भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, उस ऑर्डर को, उसके लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट इन कॉन्फर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉरस्पॉन्ड करे। ये पावर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है और 226 आर्टिकल में हाई कोर्ट को दी जाती है। अगर कोई भी प्रोविज़न है, कोई भी लॉ है लेजिस्लेचर ने बनाया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न्स के अगेंस्ट चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उन प्रोविज़न्स को वॉइड डिक्लेयर कर सके। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को ये पावर दी जाती है। आगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये आर्टिकल 32 और 226 से कैसे रिलेट करती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL अ डायनामिक अप्रोच रेफर्स टू लिटिगेशन एक ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो अपने आप में ही इस टर्म को क्लियर कर देता है। पब्लिक इंटरेस्ट जो सोसाइटी एट लार्ज के लिए है, लिटिगेशन चलती है, मुकदमा चलता है टू रिड्रेस पब्लिक ग्राइवेंसेस। तो उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट इफ़ेक्ट हुआ है या कुछ भी है, वो रिट डाल सकते हैं इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू। एनीबडी कैन फाइल अ PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट और सेक्शन 133 CRPC भी ये PIL अप्रोच प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी रिट डाली जा सकती है, PIL डाली जा सकती है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज़ रेस जुडिकाटा means that once a judgment has been pronounced by court of competent jurisdiction on given set of facts, it's binding between parties unless judgment is modified or reversed। यानी कि एक बार जो जजमेंट दे दी गई है कोर्ट द्वारा या किसी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के रहते ऑन गिवन जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी केस चल रहा है उस पर, तो वो बाइंडिंग हो जाती है पार्टीज़ पर अनटिल एंड अनलेस वो जजमेंट जो है मॉडिफाई ना कर दी गई हो, उसमें चेंजेस करे गए हो या उसको रिवर्स कर दिया गया हो या रिवाइज किया गया हो। आर्टिकल 32 में इस रेस जुडिकाटा जो टर्म है, इसको लाकर उन कोर्ट्स ने अपनी जुरिसडिक्शन को लिमिट कर दिया है। यानी कि अगर कोई पर्सन कोई न्यू रिट पिटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट में जो जिसकी जजमेंट उन सेम फैक्ट्स पर हाई कोर्ट में ऑलरेडी आर्टिकल 226 के अंडर जजमेंट गिवन है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में वो सेम रिट पिटीशन नहीं डाल सकता सेम फैक्ट्स पर। आगे लोकस स्टैंडिंग, इसमें पर्सन को राइट दिया गया है कि वो लीगल एक्शन ले सके कोर्ट। एग्जाम्पल, इफ़ एज राइट टू इक्वालिटी हैज़ बीन वायलेटेड, यानी अगर किसी पर्सन का राइट टू इक्वालिटी वायलेट किया गया है, ये फंडामेंटल राइट, तो वो लोकस स्टैंडिंग के चलते कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच कर सकता है और लीगल एक्शन ले सकता है रेमेडी के लिए इस वायलेशन के चलते। आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति बताई गई है और आर्टिकल 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवक्त
है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जाता है। और आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। ये जो आर्टिकल 35 है, ये आर्टिकल 32, 33 और 35 को कानून बनाने से लेजिस्लेचर को रोकता है, प्रोहिबिट करता है। और ये भी रोकता है कि लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ ना बना सके जिसमें पनिशमेंट बताई गई हो कि अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करे। इंस्टेड इट गिव्स दिस पावर ओनली टू पार्लियामेंट, बल्कि ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट को देता है ये आर्टिकल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमें आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।